आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कल हमने मेन जो बेसिक आर्टिकल्स थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशंस के वो भी कर लिए थे, जिनमें हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिनमें हमने नेशनल फाइनेंस कमीशन का पढ़ा, ऑडिटर जनरल का पढ़ा, जिसमें हमने माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में पढ़ा, लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा, सो मोटर नोटिस के अकॉर्डिंग पढ़ा कि सो मोटर नोटिस जो है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का पढ़ा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का पढ़ा, और जो हमारी प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज है उसको कौन सा आर्टिकल डील करता है वो है 251। आज हम अपने अमेंडमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कितनी अमेंडमेंट्स थी मुझे कौन बताएगा? कितनी टोटल अमेंडमेंट्स थी? कल हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया हुआ था। ओके, 26 अमेंडमेंट्स थी, ठीक है। जो लास्ट अमेंडमेंट थी वो कब पास हुई थी, कौन मुझे बताएगा? इफ यू गाइस हैव एनी आइडिया अबाउट द लास्ट अमेंडमेंट। नो आइडिया, किसी को भी आइडिया नहीं है? चलें, हम अपनी सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर किसी को कहीं भी किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो जस्ट रेज योर हैंड, अवैस इज नॉट हियर। यहीं पे ही तो था, कहाँ चले गया फिर? ओके, हम बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने कल पढ़ लिया था। उसमें जो जितनी अमेंडमेंट्स हुई वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक दो तो हमने पहले से डिस्कस कर ली है रैंडमली, लेकिन आज हम एक ऑर्गेनाइज वे में तमाम के तमाम अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सी अमेंडमेंट कब पास हुई, किसको डील करती है, और क्या एक्चुअली उसमें अमेंड किया गया। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अमेंडमेंट, जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी वो 1974 में पास हुई थी, 4 मई 1974 को पास हुई थी। और ये जो है अमेंडमेंट, ये आपको बताती है आपकी कंट्री की जो बाउंड्रीज है उनको रीडिफाइन करती है। और जो रेफरेंसेस हैं ईस्ट पाकिस्तान के, चूंकि आपको पता है कि 1971 में जो था फॉल ऑफ ढाका हो चुका था, तो 1974 2020 फेब को पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश को एज अ सेपरेट कंट्री। उसके बाद आर्टिकल, चूंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपने अपनी जो कंट्री की बाउंड्रीज थी उनको तो रीडिफाइन करना था ना कि आपकी कंट्री पहले क्या थी और अब क्या है। सो 1974 में अमेंडमेंट के थ्रू आपकी जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं उनको रीडिफाइन किया गया, और जो रेफरेंसेस थे जितने ईस्ट पाकिस्तान के उन सबको रिमूव कर दिया गया। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड अमेंडमेंट जो थी वो 1974 में पास हुई थी, 17 सितंबर 1974। और इसमें जो है वो अहमदीज उनको एज अ माइनॉरिटीज डिक्लेयर किया गया और कहा गया कि दे आर नॉन मुस्लिम्स। थ्रू द सेकंड अमेंडमेंट अहमदीज को नॉन मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज जो था वो डिक्लेयर किया गया। सेकेंड अमेंडमेंट वाज द अमेंडमेंट जिसमें अहमदीज को माइनॉरिटीज जो था डिक्लेयर किया गया। नंबर 2 पे उनको कहा गया कि दे आर नॉन मुस्लिम्स। नंबर 3 पे जो है अमेंडमेंट नंबर 3 डील्स विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? कौन मुझे बताएगा व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? अवैस, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? सॉरी मैम। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है बच्चे? जैनब, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मैम प्रिवेंटिव डिटेंशन?
नो आइडिया, ओके लेट मी टेल यू। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है बच्चे कि जब आप किसी को जो है किसी भी जुर्म में या किसी भी शक के बिना पर जो है उसको पकड़ते हो, तो उसको अपनी कोर्ट के सामने 24 आवर में, विद इन 24 आवर उसको अपने कोर्ट के सामने पेश करना है। ठीक है, आपने ये अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे ये कहा गया था कि 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आपने उस बंदे को कोर्ट के सामने पेश करना है। 24 आवर्स का टाइम है आपके पास। उसके बाद हम बात करते हैं अमेंडमेंट नंबर 4। अमेंडमेंट नंबर जो 4 थी, या जो फोर्थ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें एडिशनल सीट्स फॉर माइनॉरिटीज जो है वो रखी जाती हैं, और डिप्राइव टू ग्रांट बेल टू एनी पर्सन। अमेंडमेंट नंबर 4, उसमें माइनॉरिटीज के लिए एडिशनल सीट्स रखी जाती हैं, along with this deprived to grant bail to any person, किसी भी बंदे को किसी भी तरह से बेल नहीं मिल सकती। और ये जो थी पास हुई थी 21 नवंबर 1975। कोर्ट को डिप्राइव कर दिया था इसमें इस पावर से कि वो बेल नहीं दे सकती। जो अंडर डिटेंशन बंदा होगा, हमने ऊपर पढ़ा ना प्रिवेंटिव डिटेंशन, सो इसमें कोर्ट को ये कहा गया कि उनके पास पावर नहीं है कि वो किसी बंदे को जो कि अंडर डिटेंशन है उसको बेल दे सके। डिप्राइव टू ग्रांट बेल, डिप्राइव किसको किया था? कोर्ट को डिप्राइव किया था कि वो बेल नहीं दे सकते किसी भी उस बंदे को जो कि अंडर डिटेंशन है। मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ अमेंडमेंट। फिफ्थ अमेंडमेंट जो है वो हाई कोर्ट में जो है रिस्ट्रिक्शंस हाई कोर्ट पे ज्यादा बढ़ा देती है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। According to the Fifth Amendment in the Constitution of Pakistan, the restrictions on the High Court were increased. और ये जो थी पास हुई थी 16 सितंबर 1976 में। जो फिफ्थ अमेंडमेंट है, इट वाज पास्ड ऑन 16 सितंबर 1976। मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ अमेंडमेंट। सिक्स्थ अमेंडमेंट जो है उसमें ये कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की एज है वो इंक्रीज कर दी थी, 65 ईयर्स कर दी थी। जो एज थी चीफ जस्टिस की वो इंक्रीज करके रिटायरमेंट की कितनी कर दी थी? 65 ईयर्स। और ये जो थी पास कब हुई थी? ये 13 दिसंबर 1976 को पास हुई थी। जो सिक्स्थ अमेंडमेंट थी ये 13 दिसंबर 1976 में पास हुई थी। मूविंग टुवर्ड्स द सेवंथ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो सेवंथ अमेंडमेंट है वो पावर ऑफ नो कॉन्फिडेंस देती है, पावर ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि 16 मई 1977 में पास होती है। सेवेंथ अमेंडमेंट जिसमें पावर ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया जाता है, ये 16 मई 1977 में पास होती है। मूविंग टुवर्ड्स द एट्थ अमेंडमेंट। जो एट्थ अमेंडमेंट है उसमें जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो पार्लियामेंट्री से सेमी प्रेसिडेंशियल स्विच हो जाता है। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो पार्लियामेंट्री से सेमी प्रेसिडेंशियल स्विच हो जाता है। नाइन्थ अमेंडमेंट की बात करें तो नाइन्थ अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट थी जिसमें कहा गया था कि शरीयत लॉ को सुप्रीम रखा जाएगा, इस्लाम को जो है सुप्रीम रखा जाएगा। कोई भी कानून पास करेंगे तो इस्लाम के कवानीन से मुतरादिफ नहीं होना चाहिए, इस्लाम शुड बी द सुप्रीम लॉ। लेकिन क्या हुआ था, ये वाली जो अमेंडमेंट थी ये नेशनल असेंबली से पास नहीं हुई थी। 26 अमेंडमेंट में से टोटल 3 ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो पास नहीं हुई थी। उनमें से नाइन्थ अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जो नेशनल असेंबली से पास नहीं हुई थी। मूविंग टुवर्ड्स द 10th अमेंडमेंट।
10th अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट थी जिसमें जो ड्यूरेशन था सेनेट का और नेशनल असेंबली का वो 160 डेज था पहले, लेकिन अब जो था वो इसको चेंज करके वो 130 डेज कर दिया था। The duration of Senate and National Assembly was changed from 160 days to 130 days और ये पास हुई थी 25 मार्च 1987 में। It was passed on 25 March 1987. Moving towards the 11th Amendment of Constitution of Pakistan. तो 11th अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट थी बच्चे जिसमें रिजर्व्ड सीट्स जो थी वो वुमेन के लिए रख दी गई थी नेशनल असेंबली में। जो बेनजीर भुट्टो थी उन्होंने कहा था कि 20 सीट्स वुमेन के लिए एक्स्ट्रा रख दी जाए, रिजर्व रख दी जाए, लेकिन जो था ये भी वो अमेंडमेंट थी जो पास नहीं हुई थी। एक 9th अमेंडमेंट पास नहीं हुई थी, एक 11th अमेंडमेंट पास नहीं हुई थी और एक 15th अमेंडमेंट पास नहीं हुई थी। 9th 11th एंड 15th ये तीन वो अमेंडमेंट्स थी वो जो पास नहीं हुई थी, लेकिन ये प्रॉपर जो पाकिस्तान की एक काइंड ऑफ आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन है या एक गजट टाइप होता है उसमें ये लिखा गया है। सो इसलिए हम उनको एज अ अमेंडमेंट कंसीडर करते हैं, बट ये पास नहीं हुई थी। मूविंग टुवर्ड्स द 12th अमेंडमेंट। 12th अमेंडमेंट जो है वो ये कहती है उसमें जो स्पीडी ट्रायल्स थे, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स थे वो बनाए गए थे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए नवाज शरीफ की जानिब से। स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बाय PMLN फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स और ये पास हुई थी 28 जुलाई 1991 में। स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बाय PMLN for next 3 years and it was passed on 28 July 1991. Moving towards the 13 amendment। 13 amendment का हमने कल भी कुछ डिस्कस कर लिया था। क्या थी 13th amendment? What was the 13th amendment? कल भी हमने डिस्कस किया था जब हम जो थे। जी जी अवैस यस बताइए। मैम वो मैम वो जो आर्टिकल था ना 58(2)(b) जी जी उसको नवाज शरीफ ने मतलब हटा दिया था। ठीक है, और आर्टिकल तो है यही क्या था था? What 13th this अमेंडमेंट article में। talks about? आर्टिकल क्या कहता है ये? मैम इसमें जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है, वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। असम्बलीज डिसॉल्व कर सकता है बेसिकली। प्राइम मिनिस्टर तभी हटेगा जब असम्बलीज डिसॉल्व होंगी। आर्टिकल 58(2) वो आर्टिकल है जिसके तहत जो है प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी या पावर होती है कि वह असम्बलीज को डिसॉल्व कर सकता है किसी भी तरह का केस लगा के, जिस तरह करप्शन के थ्रू जो था और मिस यूज ऑफ पावर के अकॉर्डिंग जो था बेनजीर भुट्टो को बरतरफ कर दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट जो 13 है इसमें ये हमने कल भी डिस्कस किया था, 58(2) आर्टिकल जो था वो खत्म कर दिया था और ये पास हुई थी 3 अप्रैल 1997। Amendment number 13 was passed on 3rd April 1997. Moving towards the 14th amendment। 14th amendment में एक डिफेक्टिव क्लॉज था। डिफेक्टिव क्लॉज एमपीए जो है अगर वो किसी भी डिफेक्ट में आता है, किसी भी तरह के डिफेक्टिव क्लॉज का पार्ट होता है, तो वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। और ये अमेंडमेंट जो थी ये 3 जुलाई 1997 को पास हुई थी। मिसयूज ऑफ पावर करता है, किसी भी तरह के उस पर चार्जेस एलिगेशंस जो हैं वो कंफर्म होती हैं, तो उसके बदले में या उसके नतीजे में वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। दिस वाज एक्चुअली द 14th अमेंडमेंट। उसके बाद 15th की बात करते हैं, चूंकि 9th की भी हमने बात की, उसमें इस्लाम जो है और शरिया जो है वो सुप्रीम लॉ होगा, इसमें दोबारा फिर वही बात की क्योंकि 9th जो था वो पास नहीं हुआ था।
तो बीइंग अ मुस्लिम स्टेट वो समझते थे कि ये पास होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे फिर जो था सेनेट ने पास नहीं किया। पहले नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया, अब सेनेट ने पास नहीं किया। मूविंग टुवर्ड्स द 16th अमेंडमेंट। 16th अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट थी जिसमें कोटा सिस्टम जो था वो चेंज कर दिया गया। पहले 20 साल था, फिर 20 साल इसमें मजीद ऐड कर दिए गए, टोटल 40 साल हो गए। और ये पास हुई थी 5 अगस्त 1999 में। जो 16th अमेंडमेंट है, इट वाज पास ऑन 5 अगस्त 1999। समझ आ भी रही है या नहीं आ रही? मसला कोई आ रहा है तो बताएं मुझे। रहना बेंडे वैस। समझ आ रही है या नहीं आ रही? एवरीथिंग इज क्लियर? नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। ये ऑल क्लियर वाली बात तो नहीं है? सर मैम मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं सकता। ओके ओके, ठीक है। ये वो ऑल क्लियर सर पे से गुजरने वाली बात तो नहीं है? ठीक है, हम इसको कैरी ऑन करते हैं। जहाँ पे भी समझ ना आए तो जस्ट रेज योर हैंड और फिर अपना क्वेश्चन बता दीजिएगा मेरे कंसर्न के बाद। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट भी हमने कल डिस्कस किया कि मुशर्रफ ने इसको दोबारा 58(2)B को रिस्टोर किया 31 दिसंबर 2003 में। In the 17th Amendment, Article 58(2)B was restored by Musharraf on 31st December 2003। 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं। 18th अमेंडमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। 18th अमेंडमेंट को हम किसी दिन सेपरेट भी पढ़ेंगे एज अ टॉपिक, अगर हम करना चाहें तो। एज अ टॉपिक ये पीएमएस सीएसएस के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल किसी ना किसी पेपर में आता होता है। कभी पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाता है, कभी करंट अफेयर्स में रिलेट करके दे देते हैं, कभी पॉलिटिकल साइंस में रिलेट करके दे देते हैं। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो 18th अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो बहुत लाइट से सिर्फ अकॉर्डिंग टू द सिंगल पेपर मैंने आपको बताया हुआ है कि 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 58(2)B को एक बार फिर से अबॉलिश कर दिया। और जो 18th अमेंडमेंट है, ये वो अमेंडमेंट है जिसमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के 102 आर्टिकल्स अमेंड हुए थे। 102 आर्टिकल्स वर अमेंडेड एक्चुअली। और इसमें जो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, सूबों को जो था आजादी दी गई कि वो अपने फैसले खुद करें। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपने कोविड में देखा होगा कि जब कोरोना में जो है पंजाब कोई और फैसला कर रहा है, सिंध कोई और फैसला कर रहा है। पंजाब अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहा है, सिंध अपने पूरे सूबे पे लॉकडाउन कर रहा है। इसके अलावा पंजाब में मार्केट्स जो है शटडाउन का टाइम चेंज है, सिंध में चेंज है। जब 18th अमेंडमेंट नहीं थी तो ये सब फेडरल के कंट्रोल में था और जो फेडरल कहता था वो चारों सूबों को करना होता था। लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, सूबों को आजादी मिली, खुद मुख्तारी मिली कि कुछ सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए और उनमें अपना फैसला वो खुद कर सकते हैं। ठीक है। सो ये 18th अमेंडमेंट में हुआ था। जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चे, मैं आ रही हूँ।
ओके, हमने जो है 18th अमेंडमेंट कर लिया, अब हम करते हैं 19th अमेंडमेंट। 19th अमेंडमेंट में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिसर्स का प्रोसीजर था कि उनको किस तरह से अपॉइंट करना है या किस तरह से उनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। 19th अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताया गया था कि हाउ दे विल बी अपॉइंटेड, और ये पास हुई थी 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 में पास हुई थी 19th अमेंडमेंट। 1 जनवरी 2011 में 19th अमेंडमेंट जो थी ये पास हुई थी। अब ऐसा आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है? 1 जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो था वो बताया गया था कि हाउ दे विल बी अपॉइंटेड। मूविंग टुवर्ड्स द 20th अमेंडमेंट में फ्री और फेयर इलेक्शन का कहा गया था कि इलेक्शन जो है वो किसी भी खौफ डर के बगैर होंगे, कोई भी जो है किसी भी तरह की रिगिंग वगैरह उसमें नहीं होगी, और ये पास हुआ था 28 फरवरी 2012 में। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो अमेंडमेंट थी वो 20th अमेंडमेंट थी जिसपे कहा गया था कि इलेक्शन विल बी हेल्ड फ्री एंड फेयर, और ये पास हुई थी 28 फरवरी 2012 में। मूविंग टुवर्ड्स द 21st अमेंडमेंट में जो है इसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे कि जिस तरह हमने पहले देखा पीएमएलएन ने बनाए थे मिलिट्री कोर्ट्स, इस तरह स्पीडी कोर्ट्स मिलिट्री बनाए गए थे 2 साल के लिए, और ये अमेंडमेंट जो थी पास हुई थी 7 जनवरी 2015 में। 7 जनवरी 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स जो थे प्लान किए गए थे, और ये अमेंडमेंट हुई थी 7 फरवरी 2015 में, और ये 21st अमेंडमेंट थी। अब जो है हम बात करते हैं 22nd अमेंडमेंट की। तो 22nd अमेंडमेंट में जो ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर्स जो थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी सीईसी को। द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर ट्रांसफर्ड टू सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो ईसीपी की पावर्स थी वो सीईसी को ट्रांसफर हो गई थी, और ये पास हुई थी 8 जून 2016 में। 8 जून 2016 में ये अमेंडमेंट पास हुई थी। मूविंग टुवर्ड्स 23rd अमेंडमेंट, जो 23rd अमेंडमेंट है वो मिलिट्री कोर्ट्स जो 21st अमेंडमेंट में आपने देखे 2 साल के लिए बनाए थे, 23rd अमेंडमेंट में उनको मजीद 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गई, और ये पास हुआ था 31 मार्च 2017 को। 31 मार्च 2017 में ये पास हुआ था। मूविंग टुवर्ड्स द 24th अमेंडमेंट, जो 24th अमेंडमेंट थी उसमें जो थी नेशनल असेंबली की सीट्स की री एलोकेशन हुई थी। नेशनल असेंबली की सीट्स की री एलोकेशन हुई थी क्योंकि 2017 में आपने देखा कंसेंसस हुआ था, कंसेंसस के बाद पता चला पंजाब की आबादी जो है पंजाब की आबादी जो है वो इतनी बढ़ गई है, सिंध की आबादी इतनी बढ़ गई है, केपीके की आबादी इतनी इंक्रीज हो गई है, और बलोचिस्तान की इतनी इंक्रीज हो गई है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंसेंसस के बाद नेशनल असेंबली की जो सीट्स थी उनकी रीएलोकेशन हुई थी, और बाउंड्रीज भी चूंकि डिफाइन हो चुकी थी तो उसके बाद सीट्स का रीएलोकेशन होना जरूरी था। तो 24th अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल असेंबली की सीट्स की रीएलोकेशन हुई थी, ठीक है। 24th अमेंडमेंट जो थी वो 27 दिसंबर 2017 में पास हुई थी।
25th अमेंडमेंट की बात करते हैं, जिसपे कल भी आप लोग बात कर रहे थे, फाटा जो मर्ज हुआ था केपीके में। फाटा मर्ज हुआ था 2018 में एक्चुअली केपीके में। कल आप लोग 2010 लगे हुए थे, 2010 में 18th अमेंडमेंट पास हुई थी। फाटा मर्ज विद केपीके ऑन 31 मई 2018। और ये मर्ज होने के बाद जो 26th अमेंडमेंट पास होती है, उसमें सीट्स वगैरह की जो है काइंड ऑफ रीलोकेशन होती है। 96 सीट्स होती हैं टोटल सेनेट की। 8 सीट्स जो होती हैं वो पहले फाटा की होती हैं, फाटा मर्ज होने से पहले, यानी 25th अमेंडमेंट से पहले 8 सीट्स फाटा की अलहदा होती है। जब फाटा मर्ज हो जाता है, 6 सीट्स ऑफ फाटा फर्स्ट रिमूव्ड, पहले तो 6 सीटें उनकी जो है वो रिमूव कर दी जाती हैं। फिर क्या होता है, केपीके को दे दी जाती हैं। और अब जो इस टाइम है वो 16 सीट्स हैं इन टोटल केपीके की, जिसमें फाटा की इंक्लूड है। समझ आ गई आपको? यहां तक समझ आ यस गई? किसी मैम। को इश्यू तो नहीं है? जी मैम, आ गई है। यू आर नॉट ऑडिबल। ओके जैनब, अगर आपको कोई सवाल है तो बच्चे प्लीज डू आस्क। इसमें किसी भी तरह का कोई भी चीज आपने पूछती है, आई एम हेयर टू एलैबोरेट। आप सिर्फ पूछिए और मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी, ठीक है? अगर मैं शॉर्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इट्स वन पेपर, नहीं तो डिटेल ऑब्वियसली सबके सब पता है। तो अगर आपने कोई डिटेल पूछनी है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग। मैं बता देती हूँ। ओके बच्चे, अब नीचे जो है आप देख सकते हैं कि 9th 11th और 15th वो अमेंडमेंट थी जो पास नहीं हुई थी। अक्सर सिंगल पेपर में आ जाया करता है, आप बताएं कौन सी अमेंडमेंट ऐसी है जो पास नहीं हुई थी, किसकी तरफ से पास नहीं हुई थी, नेशनल असेंबली की तरफ से या जो है सेनेट की तरफ से, या जो है अमेंडमेंट नंबर बता देते हैं और पूछते हैं पास हुई थी या नहीं हुई थी। फिर उसकी डिटेल्स बता देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये अमेंडमेंट जो है कौन सी अमेंडमेंट है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी अमेंडमेंट है, किस चीज को डील करती है, उसकी डेट क्या है। टाइम जो है हमारे पास शॉर्ट रह गया, 5 मिनट्स की मीटिंग जो है टाइम रह गया, एंड हो जाए तो आपने आपको पता है क्या करना है। नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। ये तो सबको ही पता है, नेशनल बर्ड पाकिस्तान का बताने की जरूरत भी नहीं है। नेशनल ड्रेस भी सबको ही पता है। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज चकोर। नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज शलवार कमीज, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज। नंबर 3 पे हम बात करते हैं नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान। कुछ लोगों को इसका आइडिया होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। पाकिस्तान मोन्यूमेंट है जो कि इस्लामाबाद में है। नेशनल फ्लावर का सबको पता है, जैस्मिन जो है वो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है। और जो है पाकिस्तान का नेशनल फ्लोरल सिंबल, वो जस्मीन जो है वो अडॉप्ट कब किया गया था, ये जो अक्सर लोगों को, अक्सर क्या बल्कि मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो जिसके अडॉप्ट कब किया गया था। तो ये अडॉप्ट किया गया था जुलाई 1961 में। जुलाई 1961 में ये अडॉप्ट किया गया था, जो नेशनल फ्लावर है, फ्लोरल सिंबल है पाकिस्तान का। उसके बाद हम बात करते हैं ट्री की, नेशनल ट्री की। सिड्रस डियोडारा जो है वो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है। हमें सिर्फ दो चार नेशनल चीजों का पता होता है, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते, लेकिन इन पे सवाल आ जाया करता है। तो ये आपने जो है अपनी फिंगर टिप्स पे जो है इसको याद कर लेना है, लाइट नहीं लेना, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। पाकिस्तान नेशनल ट्री इज सिड्रस डियोडारा। कौमी तराना नेशनल एंथम की हमने कल भी बात कर ली थी, कौन सा है? पाक सरजमीन। पाक सरजमीन का मतलब क्या है? पाक का मतलब है पाक, होली। सरजमीन कहते हैं लैंड को, ठीक है? होली लैंड या प्योर प्लेस या प्योर लैंड, प्योर वर्ल्ड। कल मैंने आप लोगों को एक काम दिया था, आप लोगों ने किया या नहीं किया?
कल एक असाइनमेंट सी दी हुई थी मैंने आप लोगों को, की है या नहीं की? अच्छा, वैसे सिग्नल्स पहुंचने में इतनी देर नहीं लगती जितना आप लोग जवाब देने में देर करते हो। कल मैंने एक असाइनमेंट दी थी, नहीं की, क्यों नहीं की भाई? इस तरह तो फिर आप लोग डेली का काम याद भी नहीं कर रहे होगे। हाँ। हाँ जी अवैस, ये मत कहना गला खराब है। जब मैं आपको कोई चीज असाइनमेंट या कुछ भी देती हूँ ना, तो जिस पे आप नोट्स लिख रहे होते हैं या बना रहे होते हैं ना, उस पे ही साथ लिख दिया करें, हाईलाइट कर लिया करें। उस चीज को हाईलाइट कर लिया करें कि ये काम मैम ने दिया हुआ है और करना है। अवैस। अवैस ज्वाइन करके क्लास हो गए हुए हो? व्हाट सॉरी, काम नहीं किया हुआ? नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौमी तराना पाकिस्तान का पाक सर जमीन है, जिसका मतलब जो है प्योर लैंड, होली लैंड जो है। कल नहीं आता बच्चे, कल किसी का भी नहीं आता। कल किसी ने भी नहीं देखा हुआ। आई डोंट ट्रस्ट टुमारोज। उसके बाद हम बात करते हैं 171 पे, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है। नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वो महासीर है। महासीर इज द नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान। महासीर इज द नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान। हॉकी जो है वो नेशनल गेम है, ये बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। नेशनल गेम जो है पाकिस्तान की वो हॉकी है। हॉकी से ज्यादा यहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है। हॉकी से ज्यादा यहाँ पे लोग क्रिकेट को जानते हैं, हॉकी का तो पता भी नहीं है। दूसरे क्या, हर 10 में से एक बंदे को भी नहीं पता होगा, 2 बंदों को भी नहीं पता होगा। नेशनल गेम ऑफ, ओके वी वर टॉकिंग अबाउट द नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान। कुछ चीजें पाकिस्तान के नेशनल जो हैं, नेशनल सिंबल्स। तो नेशनल फिश की हमने बात करी थी, नेशनल गेम की बात करी थी। मूविंग टुवर्ड्स द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज। नेशनल करेंसी जो है पाकिस्तान की वो है रुपी। पाकिस्तान की नेशनल करेंसी जो है वो है रुपी। और भी कंट्रीज की करेंसी हम सेपरेटली पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है वो कंट्रीज और उनकी करेंसीज के बारे में। नेशनल पोइट जो है वो पाकिस्तान के वो है इलामा इकबाल। इलामा इकबाल जो है वो पाकिस्तान के नेशनल पोएट हैं। और पाकिस्तान का जो नेशनल स्लोगन है वो पाकिस्तान जिंदाबाद, वही। पाकिस्तान का जो नेशनल स्लोगन है दैट इज पाकिस्तान जिंदाबाद। नेशनल लैंग्वेज जो है पाकिस्तान की वो है उर्दू। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। और लियाकत अली खान जो है, उन्होंने फर्स्ट नेशनल फ्लैग जो था वो प्रेजेंट किया था। लियाकत अली खान प्रेजेंटेड द फर्स्ट नेशनल फ्लैग टू पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कब जो था वो प्रेजेंट किया? 11 अगस्त 1947 में। He presented the first ever Pakistan's national flag in the assembly on 11th of August 1947। 11 अगस्त 1947 को उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जो था वो असेंबली में प्रेजेंट किया। उसके बाद नेशनल माउंटेन जो है पाकिस्तान का वो केटू है। केटू जो है पाकिस्तान का नेशनल माउंटेन है।
K2 की हाइट वगैरह, इसके दूसरे नाम और ये वो सब चीजें हम अलहदा जो है वो माउंटेन और हाई पीक्स वाले डोमेन में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आई एम टेलिंग यू अबाउट द नेशनल सिंबल्स। सो द नेशनल माउंटेन ऑफ पाकिस्तान इज K2। और पाकिस्तान की जो नेशनल मॉस्क है यानी जो नेशनल मस्जिद है वो है फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद जो है वो पाकिस्तान की नेशनल मस्जिद है। मूविंग टूवर्ड्स द नेशनल रेप्टाइल, तो जो नेशनल रेप्टाइल है पाकिस्तान का वो है मुगर क्रोकोडाइल। नेशनल रेप्टाइल ऑफ पाकिस्तान इज मुगर क्रोकोडाइल। नेशनल मैमल की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो नेशनल मैमल है वो है इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो पाकिस्तान का नेशनल मैमल है। नेशनल प्रीडेटर की बात करें तो जो पाकिस्तान का स्नो लियोपार्ड है ना, दैट इज द नेशनल प्रीडेटर। स्नो लियोपार्ड इज द नेशनल प्रीडेटर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल में सोलियम जो पाकिस्तान की बात करें तो वो मेज़ार काइद को कहा जाता है। और जो नेशनल जूस है पाकिस्तान का दैट इज शुगर कैन जूस। गन्ने का जो जूस होता है उसको, वो नेशनल जूस है पाकिस्तान का। उसके बाद जो नेशनल एयरलाइन है पाकिस्तान की वो पाकिस्तान PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। नेशनल एयरलाइन है जो पाकिस्तान की वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA। PIA जो है वो पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन है। Then do you have any question regarding this? अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसके मुताबिक कोई सवाल समझ आया है या नहीं आया, कुछ पूछना है आपने? ओके। बच्चे इसको अपना साथ साथ याद करते जाएं तभी काम बनेगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं पढ़ाते जाऊं और आप याद ना करें, तो जब पेपर आने वाला है उससे हफ्ता 2 हफ्ते पहले सबके सब नोट्स वगैरह लेके बैठ जाएं तो इस तरह नहीं होगा। आपको जो है सबका सब साथ साथ याद करना पड़ेगा। जो मैं डेली पढ़ा रही हूँ मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रही आपको, इसीलिए मैंने ये 3 मंथ्स का सेशन रखा है कि डेली का काम बच्चे डेली याद करते जाएं। अगर आप डिले करेंगे इसको तो इसमें आपका ही नुकसान है। बेहतर यही है कि आप डेली का काम डेली याद करें, अपने नोट्स बनाएं, मुझे दिखाएं, मेरे साथ शेयर करें, मुझसे पूछें, मुझे बताएं। ठीक है। नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं पाकिस्तान की जिनके नाम जो थे वो पहले कुछ और थे, अब जो है उनके नाम कुछ और हैं। ये पेपर में अक्सर आ जाया करते हैं, पूछ लिया करते हैं कि जो था लेट्स सपोज पाकपतन का पुराना नाम क्या था। और इस तरह से कुछ सिटीज हैं पाकिस्तान की, उनके पुराने नाम पूछ लेते हैं या पुराना नाम बता के कहते हैं इसका करंट नाम बताएं, या करंट नाम बता के कहते हैं इसका पुराना नाम बताएं। तो इम्पोर्टेंट सिटीज के मैं आपको करंट वाले नेम भी और प्रीवियस नेम भी आपको बता रही हूँ। इनको जरा आप लिखते जाइए ताकि आपके माइंड में रहे। हैदराबाद का जो पुराना नाम था वो था निरोन कोट। ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद वाज निरोन कोट। ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद वाज निरोन कोट। ओल्ड नेम ऑफ कोयटा वाज शालकोट। कोयटा का जो पुराना नाम था वो था शालकोट। हैदराबाद का पुराना नाम था निरोन कोट। कोयटा का पुराना नाम था शालकोट। जैकबाबाद का जो पुराना नाम था वो था खानगढ़।
अब जो है इसको जैकबाबाद कहा जाता है। इसका पुराना नाम था खानगढ़। द ओल्ड नेम ऑफ जैकबाबाद वॉज खानगढ़। ओल्ड नेम ऑफ जैकबाबाद वॉज खानगढ़। सियालकोट के पुराने नाम की बात करें तो सियालकोट का जो पुराना नाम था दैट वाज सलवान कोट। सियालकोट सलवान कोट, थोड़ा मिलजुल रहा है ना, रेलिवेंट है। सियालकोट सलवान कोट। द ओल्ड नेम ऑफ सियालकोट वाज सलमान कोट। एटॉक के पुराने नाम की बात करें, जिसको अब अटक भी कहा जाता है, तो उसका पुराना नाम जो था वो था कैम्बेलपुर। एटॉक या अटक के पुराने नाम की बात करें तो वो था कैम्बेलपुर। द ओल्ड नेम ऑफ अटक, अटक या एटॉक वॉज कैलमपुर, कैम्बेलपुर। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद को पहले कहा जाता था लैयरपुर। फैसलाबाद वॉज कॉल्ड लैयरपुर। फैसलाबाद का जो पुराना नाम था वो था लैयरपुर। द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद वॉज लैयरपुर। उसके बाद बात करते हैं साहिवाल की। तो साहिवाल का पुराना नाम जो था वो था मोंटगोमरी। साहिवाल का पुराना नाम था मोंटगोमरी। द ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल वॉज मोंटगोमरी। बिन कासिम के ओल्ड नेम की बात करें तो बिन कासिम का जो पुराना नाम था वो था पेपरी। बिन कासिम का जो पुराना नाम था वो था पेपरी। द ओल्ड नेम ऑफ मुस्लिम बाग वॉज हिंदू बाग। मुस्लिम बाग का पुराना नाम हिंदू बाग था, मुसलमान आ गए तो मुस्लिम बाग रख दिया। द ओल्ड नेम ऑफ मुस्लिम बाग वॉज हिंदू बाग। पाकपतन के पुराने नाम की बात करें तो पाकपतन का पुराना नाम जो था वो था एजूदनपुर। द ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन वॉज एजूधनपुर। द ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन वॉज एजूधनपुर। उसके बाद हम बात करें कराची के पुराने नाम की, तो कराची का पुराना नाम था कोलांची। द ओल्ड नेम ऑफ कराची वॉज कोलांची। द ओल्ड नेम ऑफ कराची वॉज कोलांची। कराची का जो पुराना नाम था वो था कोलांची। उसके बाद जो है बात करते हैं लाहौर की। लाहौर का पुराना नाम था महमूदपुर। द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर वॉज महमूदपुर। लाहौर का जो पुराना नाम था वो था महमूदपुर। गुजरांवाला का जो पुराना नाम था वो था खानपुर। द ओल्ड नेम ऑफ गुजरांवाला वॉज खानपुर। द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर वॉज महमूदपुर and the old name of Gujranwala was Khanpur. Old name of Zohab was Fort Sandman. जो जोहब था उसका पुराना नाम था फोर्ट सैंडमैन।
पेशावर के पुराने नाम की बात करें, सो ओल्ड नेम ऑफ पेशावर वाज परशापुर। द ओल्ड नेम ऑफ पेशावर वाज परशापुर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ओल्ड नेम ऑफ सवात, तो सवात का पुराना नाम था उदयाना। द ओल्ड नेम ऑफ सवात वाज उदयाना। सवात का पुराना नाम क्या था? उदयाना। द ओल्ड नेम ऑफ सवात वाज उदयाना। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? Avas, do you have any question? नो मैम। समझ आ गई है मैंने जो पढ़ाया है? यस मैम, मेरे पास थोड़ा सा ना कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहा था, तो काइंडली आप ये नोट्स सेंड कर दीजिएगा। मैंने नोट्स ग्रुप में सेंड कर दी है, देखेंगे आपने? मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हुए हैं नोट्स। काफी है इतना ही, और पढ़ाऊं? डाइजेस्ट कर लोगे एक दिन में? काफी है। याद भी करना है, मैंने टेस्ट लेना है हर एक वीक के बाद, वो जो मैंने पढ़ाया पूरे वीक में। सो माइंड में रख के पढ़ें और साथ साथ याद भी करें। वीकेंड आपके पास होता है, उसमें रिवाइज कर लिया करें, डेली का डेली याद किया करें। अभी जो है, अगर आपको कोई सवाल तो मुझे पूछ लें, नहीं तो फिर हम मीटिंग जो है उसको एंड करते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो 26 अमेंडमेंट्स हैं उनको ज़रा डिटेल में आपने याद करना है। उनकी डेट्स को याद करना है, 20 अमेंडमेंट नंबर को याद करना है, कौन सी अमेंडमेंट जो है वो किस बारे में बात करती है, वो शॉर्ट नोट्स, आप शॉर्ट बुलेट्स बना के उसको याद करें। लेट सपोज आप देखें, फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो बाउंड्रीज के बारे में बात करती है, रीडिफाइंड बाउंड्रीज है। ठीक है, इस तरह कोई दो दो लफ्ज करके उसको याद करें, और ताकि आपको जो है आपकी मेमोरी में फॉर अ लॉन्ग रन रहे। ये फिर सिटीज वाला याद करें, सिटीज के ओल्ड नेम्स याद करें, नेशनल सिंबल्स जो हैं वो जितने वो याद करें। ये सबका सब काम आज का आपने याद करना है। ठीक है, फिर मैं नहीं पढ़ा रही आगे, यही आपने अच्छी तरह से याद करना है। और फिर कल मैं आपसे सुनूंगी बीच बीच में से, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। ठीक है, यू आर अलाउड टू लीव द क्लास। अल्लाह हाफिज बच्चे।